आज के क्लास में पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम के बीच में जो संबंध होता है इसे समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। प्रश्न इस तरह से भी रह सकता है कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम वक्र की आकृति कैसा होता है। हम लोग पिछले क्लास में कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम को बेहतर तरीके से समझ लिए थे। चलिए आज हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में TR, AR और MR को समझने का सार्थक प्रयास करें। हम लोगों को ये बात पता है कि जो पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार होता है इसमें क्रेता और विक्रेता अधिक होते हैं। इस बाजार में फर्म कीमत स्वीकारक होता है, कीमत निर्धारक नहीं होता है। हम लोगों को ये भी पता है कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है। अब देखिए यहाँ से जो एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकता है कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में मांग वक्र कैसा होता है, तो इसका जवाब है कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है। मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होने का क्या मतलब है? मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होने का मतलब है ED इक्वल टू इन्फिनिटिव। मांग की लोच इन्फिनिटिव होता है। अच्छा, एक प्रश्न यहां से रहेगा कि जब मांग वक्र पूर्णतः लोचदार है तो ये कैसा होगा? मांग वक्र की आकृति कैसा होगा? Y अक्ष के समानांतर होगा, X अक्ष के समानांतर होगा। तो इसका जवाब है कि जब मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होगा तो ये क्षैतिज होगा, यह X अक्ष के समानांतर होगा। चलिए अब हम लोग डायग्राम के माध्यम से ये समझें। जो पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार है, पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में AR और MR दोनों बराबर होते हैं। प्रश्न रहेगा कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में AR तथा MR होते हैं। ऑप्शन रहेगा AR ग्रेटर देन MR, MR ग्रेटर देन AR, ऑप्शन रहेगा AR इक्वल टू MR। तो इसका जवाब होगा कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में AR इक्वल टू MR होता है। तो हम लोग डायग्राम से देखें कि X यहाँ AR इक्वल टू MR है, X एक्सिस में आउटपुट है और Y एक्सिस में रेवेन्यू है। इधर आउटपुट दर्शाए हैं और इधर रेवेन्यू दर्शाए हैं। डायग्राम से यह पता चल रहा है कि औसत आगम और सीमांत आगम कीमत के बराबर है। हम लोग पिछले क्लास में जो चर्चा किए थे कि TR, AR और MR में से जो मांग वक्र होता है वह AR वक्र होता है। हम लोग पिछले क्लास में समझ लिए थे कि AR वक्र मांग वक्र कहलाता है। किसी फर्म के लिए, किसी उद्योग के लिए जो मांग वक्र है वो AR वक्र होता है। तो हम लोग यहाँ देखें कि जो पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार है, पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में जो मांग वक्र है पूर्णतः लोचदार है। मतलब पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में ED इक्वल टू इन्फिनिटिव होता है। हम लोगों को ये पता है कि जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है उसमें कोई फर्म कीमत में परिवर्तन नहीं कर सकता है। उद्योग मांग और पूर्ति के शक्तियों के द्वारा जो कीमत तय करता है उस कीमत को फर्म स्वीकार कर लेता है। तो यहाँ आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि क्या उद्योग और फर्म दो अलग अलग चीज है?
तो उद्योग की एक छोटी इकाई फर्म कहलाता है। मतलब उद्योग बड़ा होता है और फर्म छोटा होता है। उद्योग की एक छोटी इकाई फर्म कहलाता है। तो हम लोग यहाँ ये समझे कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में उद्योग कीमत निर्धारक होता है। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में कीमत का निर्धारण कैसे होगा? तो मांग और पूर्ति के शक्तियों से होगा। और फर्म कीमत स्वीकारक होता है, कीमत निर्धारक नहीं होता है। अब चलिए हम लोग थोड़ा साबित करने का प्रयास करें कि AR इक्वल टू P कैसे होगा और AMR इक्वल टू P कैसे होगा। हम लोग अभी इस डायग्राम के माध्यम से ये समझे कि जो पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार है उसमें AR और AMR बराबर है। किसके बराबर? तो P के बराबर। यहां से प्रश्न कैसा रहता है हम देख लिए। प्रश्न रहेगा पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में AR तथा AMR होते हैं तो बराबर होते हैं। प्रश्न रहेगा पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में AR और AMR किसके बराबर होते हैं? तो इसका जवाब है कीमत के बराबर होते हैं। हम लोग साबित करेंगे AR इक्वल टू P। पिछले क्लास में हम लोग ये देखे थे कि AR कैसे निकालते हैं। तो AR निकालने का फार्मूला था TR बटा Q, मतलब बेची गई वस्तु की मात्रा से कुल आगम को भागा दे देंगे, जो भागफल मिलेगा वो कहलाएगा AR। अब देखिए हम लोग ये जानते हैं कि TR क्या है? तो P इंटू Q है। मतलब बेची गई वस्तु की मात्रा को उसके प्रति इकाई कीमत से गुना करते हैं तो TR मिल जाता है। इसका ये मतलब है कि जब हम लोग TR का वैल्यू पुट कर दें P इंटू Q बाई Q, यहाँ देखिए Q और Q कट गया तो AR इक्वल टू P। तो हम लोग ये साबित कर लिए कि एवरेज रेवेन्यू प्राइस के बराबर होता है। अब चलिए हम लोग ये साबित करें कि AMR भी प्राइस के बराबर होगा। AMR इक्वल टू P। हम लोगों को पता है AMR इक्वल टू डेल्टा TR बाई डेल्टा Q होता है। इसका मतलब है यहाँ डेल्टा TR का मतलब है कुल आगम में परिवर्तन और डेल्टा Q का मतलब है बेची गई वस्तु की मात्रा में परिवर्तन। अब TR का वैल्यू पुट कीजिए तो TR का मतलब है P इंटू Q बाई डेल्टा Q। अभी हम लोग कुछ देर पहले समझे थे कि जो पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार है उसमें फर्म कीमत को चेंज नहीं कर सकता है। फर्म सिर्फ बेची गई वस्तु के मात्रा को ही चेंज कर सकता है। फर्म कम बेचेगा या फर्म अधिक बेचेगा ये उसके हाथ में है। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में फर्म उद्योग के दिए हुए कीमत को स्वीकार कर लेता है, मतलब कीमत को चेंज नहीं कर सकता है। हम लोग ये देखें कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में फर्म कीमत स्वीकारक होता है। जब फर्म कीमत स्वीकारक है इसका मतलब है कि वो चेंज P को नहीं कर सकता है। वो चेंज किसको कर सकता है? वो चेंज Q को कर सकता है। इसका मतलब है कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार के संदर्भ में ये बात कहा जा सकता है कि वो सिर्फ परिवर्तन किस में करेगा? तो क्वांटिटी में, बेची गई वस्तु की मात्रा में। वो कम बेचेगा या अधिक बेचेगा, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं कर पाएगा। ये डेल्टा Q और डेल्टा Q कट गया तो AMR इक्वल टू P। तो हम लोग इस तरह से समझ लिए कि जो पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार होता है उसमें P इक्वल टू AR इक्वल टू AMR होगा। यहाँ से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे थे उसको हम लोग देख लिए। प्रश्न बन सकता है कि किस बाजार में मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है। तो हम लोग देखें पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में
मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है। फिर यहाँ से प्रश्न होगा कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में मांग वक्र कैसा होगा? एक्स अक्ष के समानांतर, वाई अक्ष के समानांतर, धनात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब था एक्स अक्ष के समानांतर। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में मांग वक्र क्षैतिज होता है, मांग वक्र इक्वल टू इन्फिनिटिव होता है। तो यहाँ इस तरह के प्रश्न हो सकते थे और पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में ए आर और एम आर दोनों बराबर होते हैं। अब चलिए हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में टी आर, ए आर और एम आर में संबंधों को समझने के लिए एक काल्पनिक तालिका का सहारा लेते हैं। उस तालिका के माध्यम से टी आर, ए आर और एम आर में संबंध पता चल जाएगा और आकृति भी पता चल जाएगा। यहाँ से अगर न्यूमेरिकल प्रश्न भी बनेंगे तो तालिका को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो न्यूमेरिकल प्रश्न भी आप बनाने की स्थिति में रहेंगे। इसलिए ध्यान से आप तालिका को समझिएगा। आप लोग उतार भी लिए होंगे हमारे साथ। जैसे यदि वस्तु की प्रति इकाई कीमत दिया हुआ है, प्रति इकाई कीमत दिया हुआ है 10 रुपया, ठीक है। एक तालिका हम लोग बनाते हैं। यहाँ है बेची गई मात्रा, क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया हुआ है कि वस्तु की प्रति इकाई कीमत दे दे और बेची गई वस्तु की मात्रा दे दिया जाए, जैसे दे दिया जाए 1 2 3 4 5 6 और हम लोगों को निकालना हो टी आर, हम लोगों को निकालना हो ए आर और एम आर निकालना हो, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं। एक बार इंटरमीडिएट के एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न था कि वस्तु की प्रति इकाई कीमत दे दिया और बेची गई वस्तु की मात्रा दे दिया और प्रश्न था कि निम्न तालिका को पूरा करें। हम लोग ये जानते हैं कि टी आर इक्वल टू पी इंटू क्यू। तो पी दिया हुआ है और देखिए क्यू यहाँ दिया हुआ है, बेची गई वस्तु की मात्रा दिया हुआ है। तो पी इंटू क्यू 10 गुने 1 तो 10 हो जाएगा, 10 गुने 2 तो 20 हो जाएगा। तो इस तरह से 30 40 50 और 60 हम लोग निकाल लिए। तो कैसे निकाले? ये निकाले P इंटू क्यू से। P दिया हुआ था, Q भी दिया हुआ था, तो बहुत आसानी से हम लोग TR निकाल लिए। अब AR निकालिए। AR निकालने का फार्मूला है TR बाई Q। अब देखिए 10/1 तो 10 हो जाएगा, यहाँ 20/2 तो 10 हो जाएगा, 30/3 तो 10 हो जाएगा। तो सब जगह जो है आप निकाल के देख लीजिए 10 हो जाएगा। अब एम आर निकालिए। एम आर निकालने का फार्मूला है डेल्टा टी आर बाई डेल्टा क्यू। एम आर निकालने का ये भी फार्मूला है टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। तो देखिए हम लोग 20 में 10 घटा दीजिए, 30 में 20 घटा दीजिए तो 10, 40 में 30 घटाइए, 10, 50 में 40 घटाइए और 60 में 50 घटाइए तो 10। तो तालिका से क्या पता चला कि जैसे बेची गई वस्तु की मात्रा बढ़ रहा है तो टोटल रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। बेची गई वस्तु की मात्रा बढ़ने से टीआर बढ़ता है, मतलब बेची गई वस्तु की मात्रा और टोटल रेवेन्यू में कैसा संबंध है? तो धनात्मक संबंध है। और अगर आप तालिका देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि जो पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार होता है उसमें ए आर और एम आर दोनों बराबर हैं। तो डायग्राम ये तालिका से दो चीज हम लोग देखे
कि एक चीज देखिए कि बेची गई वस्तु की मात्रा और टोटल रेवेन्यू में पॉजिटिव रिलेशन। जैसे जैसे बेची गई वस्तु की मात्रा बढ़ रहा है, टीआर भी बढ़ता जा रहा है। और हम लोग ये समझे कि औसत आगम और सीमांत आगम दोनों बराबर हैं और ये कीमत के बराबर हैं। अब चलिए इस तालिका से हम लोग एक सिंपल सा डायग्राम बना लें, एक आसान डायग्राम। और डायग्राम बनाना बहुत सरल है, बहुत आसान है, आप देखिएगा। एक्स एक्सिस में बेची गई वस्तु की मात्रा है और वाई एक्सिस में आगम है। इधर बेची गई वस्तु की मात्रा, बेची गई मात्रा दर्शाए हैं और इस वाई एक्सिस में आगम है। तो बेची गई वस्तु की मात्रा 1 2 3 4 5 6। आगम देखिए 10 20 30 40 50 और 60। यहाँ देखिए बेची गई वस्तु की मात्रा 1 है तो AR है 10। तो 1 में 10, 2 में भी 10, 3 में भी 10, 4 में भी 10 है, 5 में भी 10 है और 6 में भी 10। तो ये हम लोग बना लिए AR, जो मांग वक्र है। और AR किसके बराबर है? तो MR के बराबर है। अब चलिए हम लोग TR बनाते हैं। बेची गई वस्तु की मात्रा 1 है तो TR है 10। 1 में 10, 2 में 20, 2 में 20, 3 में 30, 4 में देखिए 4 यहाँ पर है, 4 में 40। जब बेची गई वस्तु की मात्रा 5 है तो TR है 50। इसी तरह से इसको बना लिए, ये बन गया TR। तो हम लोग इस तालिका और इस डायग्राम के माध्यम से पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में TR, AR और MR की आकृति कैसा होता है ये समझ लिए। हम लोग जितनी चीज़ों को देखे हैं हम एक बार दोहराते हैं। हम लोग देखें कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में मांग वक्र होता है 0, इन्फिनिटिव, 1, 2। तो इसका जवाब होगा पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में मांग की लोच इन्फिनिटिव होता है। क्वेश्चन रहेगा पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में मांग की लोच किसके बराबर होता है? तो इन्फिनिटिव के बराबर होता है। फिर प्रश्न रहता है कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में AR और MR दोनों किसके बराबर होते हैं? तो कीमत के बराबर होते हैं। तो तमाम जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकता था उस पर भी हम लोग चर्चा किए, तालिका के माध्यम से और डायग्राम के माध्यम से इन संबंधों को समझने का प्रयास किए। आप लोग अपने पढ़ाई के क्रम को जारी रखिए। फिर हम लोग अगले प्रश्न के साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।